हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ हैं और अच्छी तैयारी आपकी चल रही होगी। हमारी विशेष सीरीज़ के साथ साथ एकेडमिक एप्टीट्यूड के यूनिट नंबर 2 की विशेष सीरीज़ दोस्तों हमारी चल रही है, जिसमें हम आपको आज पढ़ाएंगे अधिगम के सिद्धांत के बारे में। अधिगम के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है। पिछली क्लास में हमने अधिगम के संप्रत्यय और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जाना था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी, जरूर देख लेना। एक ऐसा टॉपिक, फेवरेट टॉपिक है दोस्तों, जिससे हमेशा से प्रश्न आते रहते हैं। आज भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत, जिसमें हम स्पेशली थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरी क्लास देखना, 100% बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आपको नोट्स की सुविधा भी वहाँ पर मिल रही है। जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक अबाउट सेक्शन में दिया है। और वहाँ पर हमारी क्लास की रेगुलर अपडेट्स भी आती रहती है, ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। क्लास हमेशा पूरा देखा करें। थ्योरी क्लासेस हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद मॉक टेस्ट देंगे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यू विल फील कॉन्फिडेंट। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सीखने के सिद्धांत के बारे में। सीखने के सिद्धांत क्या है दोस्तों? जो कि सीखने के स्वरूप की व्याख्या करते हैं, इसको साइंटिफिक रूप से बताते हैं कि आखिरकार व्यक्ति सीखता क्यों है, कैसे सीखता है, क्या सीखता है। इसके बारे में दोस्तों जनरली सीखने के सिद्धांत व्याख्या करते हैं। तो सीखने के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कई सारे सीखने के सिद्धांत दिए हैं, ताकि हम वैज्ञानिक तरीके से इनकी व्याख्या कर सकें। अब जो सीखने के जो सिद्धांत है दोस्तों, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो दो कैटेगरी है उसको समझेंगे। सबसे पहला आता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको कि हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी बोलते हैं, SR थ्योरी बोलते हैं। इसके अलावा उद्दीपन सिद्धांत या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत, इसको हम SS थ्योरी या फिर कॉग्निटिव थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये दो ग्रुप दोस्तों आपके हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न सिद्धांतों को दोस्तों रखा गया है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। इसके अंतर्गत जितने भी सिद्धांत है उसमें सिंपली ये बोला गया है कि भाई जब भी व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या, जिसको कि हम यहाँ पर उद्दीपन बोलते हैं, तो वो जब उसकी समस्या उसके सामने प्रस्तुत की जाती है या फिर वो समस्या जब उसके सामने आती है, तो उसके समाधान के लिए वो भिन्न भिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। सही अनुक्रिया करने पे उस समस्या का समाधान हो जाता है। तो आगे आने वाले प्रयासों में व्यक्ति उस समस्या या उद्दीपन के प्रति सही अनुक्रिया करने लगता है और धीरे धीरे उस विशेष उद्दीपन के साथ सही अनुक्रिया में एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिसको कि हम सीखने की संज्ञा बोलते हैं। यानी बेसिकली क्या होगा कि व्यक्ति के सामने एक स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाएगा। अब जो स्टिमुलस है उसके प्रति दोस्तों क्या देगा? रिस्पॉन्स देगा। अब जो सही रिस्पॉन्स होगा, यानी बेसिकली अगर सही रिस्पॉन्स का अर्थ है कि जो इस समस्या का समाधान कर ले, तो आगे आने वाले समय में इस विशेष स्टिमुलस के प्रति उसका सेम रिस्पॉन्स दिखाई देगा। तो बेसिकली क्या होगा कि S और R के बीच में संबंध स्थापित हो जाएगा, यानी कि सेम स्टिमुलस के प्रति सेम रिस्पॉन्स बार बार दिखाई देगा, जिसको कि क्या बोला जाता है? सीखना बोला जाता है। इसी को हम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, इनके बीच में जो संबंध स्थापित होगा, इसके बीच में भी मनोवैज्ञानिकों में कई मतभेद है। मतभेद इस आधार पर है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में जो रेनफोर्समेंट नाम का फैक्टर है, यानी कि पुनर्बलन नाम का जो फैक्टर है, उसको कई मनोवैज्ञानिक इंपॉर्टेंट मानते हैं। यानी कि कई मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए रेनफोर्समेंट आवश्यक है, यानी कि पुनर्बलन आवश्यक है। और कुछ मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि पुनर्बलन आवश्यक नहीं है। इसके आधार पर फिर दोस्तों हम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को फर्दर आगे सब डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत, जिसको कि हम प्रभावक सिद्धांत बोलते हैं। इस श्रेणी में जो आने वाले मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत है, उसमें यही माना गया है कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए पुनर्बलन आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन कौन आते हैं? वो आते हैं थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, पावलोव, हल, मिलर आदि के सिद्धांतों को इसमें रखा गया है। इसके बाद फिर आते हैं उद्दीपन अनुक्रिया अपुनर्बलन सिद्धांत, यानी कि जहाँ पर पुनर्बलन की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें जो सिद्धांत है वो इस तरह की श्रेणी के सिद्धांत है, वो मानते हैं कि S और R इनके बीच में रिलेशन के लिए किसी तरह के रेनफोर्समेंट की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें गथरी, वॉटसन और एस्टेस के विचार प्रमुखता आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आएगा उद्दीपन सिद्धांत या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें दोस्तों ये होगा कि
जब भी व्यक्ति के सामने जो समस्याएं या फिर उद्दीपन आते हैं तो कई सारी समस्याएं और उद्दीपन वहां पर उसके सामने आती है। तो जो सीखने वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, उन उद्दीपनों के अर्थ को समझेगा, उनके आपसी संबंधों को समझेगा, और जब वो उसके अर्थ और आपसी संबंधों को समझ लेता है तो पूरी उद्दीपन की परिस्थिति का उसके मन में एक तरह से नक्शा विकसित हो जाता है या संज्ञानात्मक नक्शा विकसित हो जाता है, यानी कि उसके अंदर एक सूझ उत्पन्न हो जाती है। वो वहां पर एक इनसाइट का प्रयोग करने लग जाता है ताकि वो समस्या का समाधान कर सके, जिसको कि सीखने की संज्ञा दी गई है। मतलब ऐसा है, इनका मानना है कि ऐसा नहीं होगा कि कोई उद्दीपन दिया जाएगा तो वो तुरंत रिस्पॉन्स करेगा, मतलब जानवरों की तरह बिहेवियर नहीं, एक मनुष्य की तरह बिहेवियर, यानी कि उसके अंदर एक कॉग्निशन आ जाएगा, कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है ना, आप समझ रहे ना, कि उसके अंदर एक संज्ञान आ जाएगा, संज्ञानात्मक नक्शा विकसित हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर यही होगा कि जब आपके सामने सीखने की परिस्थिति में कई समस्याएं या उद्दीपन आते हैं तो सीखने वाला व्यक्ति उन विभिन्न उद्दीपनों का अर्थ और आपसी संबंधों को समझता है, और जैसे ही व्यक्ति उन विभिन्न उद्दीपनों का अर्थ और उनके आपसी संबंधों को समझ लेता है तो पूरी परिस्थिति का उसके मन में क्या होता है, एक संज्ञानात्मक नक्शा विकसित होता है, जिसको कि हम सीखने की संज्ञा कहते हैं। अब इसको भी दोस्तों फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर दोस्तों इसको डिवाइड किया गया है, एक है क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत और एक है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत में दोस्तों आपके वर्दीमर, कोहलर, कॉफका, पियाजे, टॉलमैन के सिद्धांतों को रखा गया है, ये सभी के सिद्धांतों को क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत में रखा गया है। जबकि आसुबेल, ब्रूनर, बैंडुरा, नॉर्मन, बॉल्स, बिंड्रा, इन सभी सिद्धांतों को आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन हम दोस्तों क्या करेंगे, इनमें से जो प्रमुखतः सिद्धांत है उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। इस चार्ट से दोस्तों आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये हैं सीखने के सिद्धांत, जिनको हम दो कैटेगरी में डिफाइन करेंगे, एक होगा एसआर थ्योरी, एक होगा एसएस थ्योरी, या बेसिकली इसको हम कॉग्निटिव थ्योरी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो एसआर थ्योरी होगी इसमें दो तरह के सिद्धांत होंगे, जिसमें एक होगा रेनफोर्समेंट थ्योरी, एक होगा नॉन रेनफोर्समेंट थ्योरी, जिसमें आएंगे आपके थॉर्नडाइक, स्किनर, पैवलोव, हल और मिलर, इसमें आएंगे वॉटसन, गुथरी और एस्टेस। जबकि एसएस थ्योरी या फिर कॉग्निटिव थ्योरी में आपके क्लासिकल कॉग्निटिव थ्योरी आएगी और एक आएगी मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। क्लासिकल के अंदर वर्दीमर, कोहलर, कॉफका, पियाजे, टॉलमैन, जबकि मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी में आसुबेल, ब्रूनर, बैंडुरा, बॉल्स और बिंड्रा, ये सभी आएंगे। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आपके लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब दोस्तों हम सबसे पहले हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में, थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत, जिसको कि थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये स्पेशल टाइप का सिद्धांत है जिसमें दोस्तों आपको एसोसिएशनिज्म दिखेगा, यानी कि साहचर्यवाद, डार्विनवाद और विज्ञान की विधियों का संगम दिखाई देता है। इन सभी का दोस्तों यहाँ पर प्रयोग दिखाई दिया है। इसके अलावा दोस्तों ये जो सिद्धांत है, जब ये पशु के व्यवहारों का अध्ययन कर रहे थे तो उस समय पर दोस्तों इन्होंने अपना पीएचडी शोध प्रबंध, जिसका शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस, तो वहां पर दोस्तों इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था 1898 में। यानी कि बेसिकली उन्होंने पशु के व्यवहारों का अध्ययन किया और उसी से दोस्तों इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किस तरह से जो मनुष्य उसका सीखना हो सकता है, और उसी के आधार पर इन्होंने सीखने का सिद्धांत दिया। कब दिया? 1898 में। और इनके पीएचडी शोध का नाम क्या था दोस्तों? वो था एनिमल इंटेलिजेंस, और इसी में दोस्तों इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये दोस्तों क्या थे? व्यवहारवादी थे, और इन्होंने सीखने की व्याख्या व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल ही की है। इनका सिद्धांत बहुत सिंपल सा है। इन्होंने कहा है कि जब भी कोई उद्दीपन व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो उसके प्रति वो दोस्तों क्या करता है? अनुक्रिया करता है, और इनमें सही अनुक्रिया का संबंध उस विशेष उद्दीपन के संग हो जाता है जिसको सीखना कहा जाता है, यानी कि इस संबंध को सीखना बोला जाता है, और इस विचारधारा को संबंधवाद भी बोला जाता है। इसलिए इनके सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इन्होंने 1930 के बाद इस सिद्धांत है इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। अब देखिए, इन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो पुनर्बलन है इसको इंपॉर्टेंट माना है। इन्होंने सिंपली यही माना है कि कोई भी जब व्यक्ति है, जब वो किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता है, उसके बाद उसको अगर वो सही अनुक्रिया कर ले तो उसको पुनर्बलन मिलता है, जिससे कि आगे आने वाले समय में सेम स्टिमुलस के प्रति वो सेम रिस्पॉन्स देने लग जाता है, और अगर उसको पुनर्बलन मिलता रहेगा तो उसका जो संबंध है वो उतना ही तेज और उतना ही प्रगाढ़ होता चला जाएगा, उतना ही बढ़िया उनके बीच में संबंध होगा। ठीक, अब इसके बाद जो थॉर्नडाइक है, इसने सीखने की 3 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया है। बेसिकली इन्होंने बोला कि सीखने की प्रक्रिया पशु में हो या मनुष्य में हो, समान ढंग से होती है। बेसिकली इनका मानना है प्रोसेस ऑफ लर्निंग occurs in the same manner whether in animal और ह्यूमन, दोनों में सेम है।
इसके बाद इन्होंने बोला कि भाई सीखना है वो क्रमोत्तर होता है, इंक्रीमेंटल होता है, ना कि सूझपूर्ण। ऐसा नहीं कि आपके पास कहीं से दिमाग आ जाएगा, सूझ आ जाएगी। क्रमोत्तर होगा, आपके सामने स्टिमुलस आएगा, आप रिस्पॉन्स देंगे, फिर कभी कभार आप सीख पाएंगे। सही रिस्पॉन्स देंगे तो फिर आपका क्या होगा, स्टिमुलस के प्रति आपका सेम रिस्पॉन्स में बीच में कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद सीखने में चिंतन और विवेचन का कोई स्थान नहीं होता है, यानी कि लर्निंग इज नॉट मीडिएटेड बाय थिंकिंग और रीजनिंग। तो ये दोस्तों इनका यहाँ पर प्रयत्न और भूल सिद्धांत के 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थॉर्नडाइक ने जनरली किया था कि बिल्ली पर प्रयोग किया था दोस्तों। ये आपका ये पहली बक्स का दोस्तों प्रयोग है, पहली बक्स में दोस्तों प्रयोग है। इन्होंने बेसिकली क्या कहते हैं, एक बिल्ली है, बिल्ली को दोस्तों यहाँ पर एक अनोखे टाइप के एक बॉक्स में दोस्तों इसको रखा था, और यहाँ पर दोस्तों एक लीवर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लीवर आपको दिखाई दे रहा है। इस लीवर को दबाने से क्या होता है, ये दरवाजा खुल जाता है। ठीक है। अब इस दरवाजे को खुलते ही दोस्तों यहाँ पर क्या मिलता है, भोजन मिलने लग जाता है। ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर ये बिल्ली है, बिल्ली को दोस्तों यहाँ ये बॉक्स के अंदर रख दिया, तो बिल्ली ने उछल कूद मचाई इधर से उधर, और गलती से उसका जो पाँव है वो लीवर में पड़ गया। लीवर में जब पाँव पड़ा, दरवाजा खुला, उसको भोजन मिल गया। तो बेसिकली उसको क्या हुआ कि उसने एक सही अनुक्रिया कर दी। उसके सामने पहले स्टिमुलस रखा गया, स्टिमुलस का मतलब है कि उसको यहाँ पिंजरे में बंद कर दिया। उसके सामने एक समस्या आई, उसने कई तरह का रिस्पॉन्स किए, इधर उछली उधर उछली। उसके बाद क्या हुआ कि उसका सही रिस्पॉन्स में, मतलब सही रिस्पॉन्स हो गया, मतलब उसने लीवर दबा दिया, लीवर दबाया तो उसको क्या मिला, भोजन मिला। भोजन ने उसके लिए किसका काम किया, रेनफोर्समेंट का काम किया, पुनर्बलन का। तो लास्ट अगली बार से क्या हुआ कि वो अब जब भी उसको बॉक्स में रखा जाता तो वो सीधे सीधे लीवर दबाना सीख गई, और लीवर दबा तो ये दरवाजा खुला, उसको भोजन प्राप्त हो गया। तो उसको क्या हो गया कि अपने सामने आने वाली समस्या का समाधान उसको मिल गया, यानी कि सेम स्टिमुलस के प्रति उसका सेम रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिलने लगा। ओके, तो इस तरह से दोस्तों हम इसके सिद्धांत को समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, या फिर क्लासिकल कंडीशन थ्योरी ऑफ पावलोव। देखिए आईपी पावलोव दोस्तों आपके एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे, और इन्होंने दोस्तों जो पाचन क्रिया के दहिकी का विशेष रूप से अध्ययन प्रारंभ किया था, यानी कि स्टडिंग द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है। और उनकी स्टडी दोस्तों इतनी पॉपुलर हुई कि 1904 में दोस्तों इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। अब इन अध्ययनों के दौरान दोस्तों इन्होंने जो स्लेवरी कंडीशन है, यानी कि लार्मे अनुबंधन की घटना का दोस्तों अध्ययन किया, और इससे संबंधित ही दोस्तों उन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसको कि अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है। या फिर इसको हम कंडीशनिंग थ्योरी या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम कंडीशन थ्योरी या कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो इन्होंने बेसिकली अपने सीखने के सिद्धांत का जो आधार है दोस्तों, इन्होंने अनुबंधन को माना, यानी कि कंडीशनिंग को माना। ठीक है। यानी कि अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एस और आर, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन स्थापित होता है। ठीक है। और पावलोव ने सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, या फिर प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, या फिर इसको दोस्तों टाइप एस अनुबंधन भी कहा जाता है। तो टाइप एस अनुबंधन किसका है दोस्तों, पावलोव का है। तो उन्होंने सिंपली ये बोला कि अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि एस और आर के बीच में एक सहचार्य स्थापित होता है, यानी कि एसोसिएशन स्थापित होता है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने पावलोव के द्वारा कुत्ते पर किया गया दोस्तों प्रयोग था, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट था। पावलोव के द्वारा कुत्ते पर दोस्तों जो किया गया प्रयोग है दोस्तों बहुत आसान था। इन्होंने बेसिकली कुत्ता है, कुत्ते को दोस्तों इन्होंने इस तरह से यहाँ पर इस तरह अरेंजमेंट में दोस्तों इन्होंने रखा था, और बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि दोस्तों एक इससे दोस्तों इन्होंने इसके जो लार है, लार को चेक करने के लिए दूसरे से कनेक्ट किया था एक पाइप को, जिससे कि दोस्तों इससे कितनी लार का स्त्राव हो रहा है उसके बारे में पता लग जाए। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या किया था, एक घंटी है, एक घंटी को दोस्तों कनेक्ट किया था। इसके अलावा दोस्तों जो भोजन है उसको भी दोस्तों कनेक्ट किया था। जब जब दोस्तों भोजन दिया जाता उससे पहले दोस्तों घंटी बजाई जाती, और घंटे के बाद दोस्तों जैसे ही भोजन कुत्ते के सामने प्रस्तुत किया जाता तो इसकी लार निकलती। ठीक है। अब पहले घंटी बजाई जाती, उसके बाद फिर भोजन दिया जाता। इस प्रक्रिया को जब बार बार दोहराया जाने लगा तो एक समय के बाद क्या हुआ कि जब घंटी बजाते थे तो घंटी बजाते ही कुत्ते की लार निकलने लगी। पहले क्या हो रहा था कि भोजन जो कि एक स्वाभाविक उद्दीपक था, उसके प्रति लार निकलना एक स्वाभाविक अनुक्रिया थी। ठीक है। यानी कि यूसीएस स्वाभाविक उद्दीपक बोला जाता है, अनकंडीशनल स्टिमुलस बोलते हैं,
और इसके प्रति दोस्तों यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स निकल के आ रहा था। भोजन मिला लार निकली, भोजन मिला लार निकली। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों क्या होती है, घंटी बजाई जाती है। अब घंटी दोस्तों क्या होता है, एक विशेष प्रकार का उद्दीपक होता है जो कि आपका नेचुरल नहीं है, ठीक है, ये कंडीशनल है, या बेसिकली इसको अननेचुरल भी बोल सकते हैं, अस्वाभाविक भी बोल सकते हैं। तो ये जब आपका बजाया जा रहा था तो ये इसके प्रति भी दोस्तों आपकी सेम अनुक्रिया देखने को मिली। अब ये कुछ देर पहले जो आपका स्वाभाविक उद्दीपक है उससे कुछ देर पहले बजाया जा रहा था, तो लेकिन हुआ क्या कि ये जो घंटी है जो कि आपका अस्वाभाविक उद्दीपक था, इसके प्रति भी सेम रिस्पॉन्स आने लग गया। यानी कि एक अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया देखने को मिल गई। तो बेसिकली क्या हो गया, ये इसी को क्या बोला गया, कंडीशनिंग बोला गया। ठीक, इसी को ही सीखने की संज्ञा यहाँ पर पावलोव के द्वारा बोला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इस सिद्धांत को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि अगर जो कुत्ता है अब वो भोजन को ना देखकर केवल घंटी के आधार पर ही उसको लार निकलने लग गई, यानी कि उसको लार उसकी निकलने का जो तरीका था वो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति होने लगा। तो देख लीजिए, इस सिद्धांत को बहुत आसानी से आप समझ सकेंगे इस प्रयोग के आधार पर। तो पावलोव के सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई स्वाभाविक उद्दीपन यानी कि यूसीएस सीखने वाले प्राणी के सामने उपस्थित किया जाता है तो वो उसके प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, यानी कि यूसीआर। जैसे कि हम गर्म बर्तन को छूते हैं तो हाथ खींच लेते हैं, ये हमारी स्वाभाविक अनुक्रिया है। गर्म बर्तन को छूते ही गर्म बर्तन हमारे लिए स्वाभाविक उद्दीपक है, और उससे हमारा हाथ छू लेना यानी कि हमारा हाथ उसको खींच लेना पीछे को, तो उसको हम यूसीआर यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया बोलते हैं। इसी तरह से भूखा होने पर भोजन देखकर मुंह में लार आना, ये भी दोस्तों क्या है, एक यूसीएस और यूसीआर का उदाहरण है। भूखा होने पर जैसे भोजन देखेंगे तो भोजन हमारे लिए स्वाभाविक उद्दीपन है, और मुंह में लार आना ये भी आपके क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। ये आपके एक तरह से बेसिक सी चीज है। अब होगा क्या कि पावलोव ने एक तटस्थ उद्दीपन, ठीक है, यानी कि घंटी तथा स्वाभाविक अनुक्रिया लार आना, इसके बीच में नए सहचर्य को सीखने की संज्ञा दोस्तों दी है। यानी कि इन्होंने क्या किया कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इन्होंने क्या किया, एक तटस्थ उद्दीपन यानी कि घंटी को प्रस्तुत किया स्वाभाविक उद्दीपक से जस्ट पहले, और बार बार जब भी ये स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करते उससे पहले तटस्थ उद्दीपन या अस्वाभाविक उद्दीपक को भी प्रस्तुत करते रहते। तो हुआ क्या कि बाद में जो तटस्थ उद्दीपन है यानी कि घंटी और स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि लार आना, इसके बीच में दोस्तों क्या हो गया, एक एसोसिएशन हो गया, और इसे ही अनुबंधित अनुक्रिया बोला गया। ठीक है, तो जब तटस्थ उद्दीपन एक स्वाभाविक उद्दीपन के समान अनुक्रिया उत्पन्न करने लगता है तो इसे हम अनुबंधित उद्दीपन बोलते हैं। यानी कि जब एक तटस्थ उद्दीपन यानी कि जो आपका अस्वाभाविक उद्दीपन है यानी कि जो घंटी है वो एक स्वाभाविक उद्दीपक के समान अनुक्रिया उत्पन्न करने लगा, यानी कि वो भोजन के समान लार निकलवाने लगा है। जैसे भोजन को देख के लार आ रही है तो घंटी को देख के भी लार आ रही है। तो यानी कि ये आपका क्या है दोस्तों, एक तरह से अनुबंधित उद्दीपन प्रक्रिया है। ठीक है, अब यही दोस्तों इनका जो बेसिकली प्रयोग था, जो कि आगे जाके फिर इसके समर्थन में वॉटसन थे और उनकी पत्नी रेनर थे। 1920 में इन्होंने अल्बर्ट नामक मानव शिशु पर प्रयोग किया और ये पाया कि मानव भी पशु के समान अनुबंधन के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पर प्रयोग किया गया था। इनके प्रयोग को दोस्तों हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, ये जो अल्बर्ट बच्चा है, अल्बर्ट के सामने दोस्तों क्या किया गया कि पहले एक खरगोश लाया गया। ठीक है, अब ये जो खरगोश था दोस्तों आपका बेसिकली ये चूहा है दोस्तों, सॉरी ये चूहा है, सफ़ेद चूहा। तो सफ़ेद चूहा दोस्तों इसके सामने लाया गया। तो हो गया क्या कि जो अल्बर्ट है इसके संग खेलने लगा, लेकिन कुछ देर के बाद दोस्तों क्या हुआ कि एकदम से सडन एक तेज आवाज़ बजाई गई या तेज आवाज़ को प्रस्तुत किया गया। जब एकदम से तेज आवाज़ जब दोस्तों बजाई गई तो जो अल्बर्ट है वो एकदम से डर गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया। बार बार ये दोहराया गया कि अल्बर्ट के सामने सफ़ेद चूहा लाया जाता और बाद में दोस्तों एकदम से आवाज़ कर दी जाती, तो जिससे क्या होता है कि अल्बर्ट डर जाता। अब कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि जो अल्बर्ट है वो सफ़ेद चूहे को देखकर ही डरने लग गया। ठीक है, यानी कि सफ़ेद चूहे को देखकर दोस्तों डरने लग गया, और बाद में दोस्तों प्रयोगों में देखा गया कि सफ़ेद हर चीज़ से अल्बर्ट को डर लगने लगा। ठीक है, इसको दोस्तों उद्दीपन सामान्यीकरण की संज्ञा दी गई। तो बेसिकली क्या है कि अल्बर्ट के द्वारा जो ये सफ़ेद चूहे को देखकर बिना आवाज़ के ही डर जाना एक अनुबंधन का दोस्तों क्या है, उदाहरण। और अल्बर्ट
सिर्फ सफेद चूहे से नहीं बल्कि उससे मिलते जुलते सभी उद्दीपन से दोस्तों क्या करने लगा, डरने लगा, यानी कि सभी उद्दीपन के प्रति सेम रिस्पॉन्स देने लगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पहले जो आवाज था वो आपका स्वाभाविक उद्दीपक था और अल्बर्ट का डर जाना अनुक्रिया थी, यानी कि यूसीएस और यूसीआर। ठीक है, यूसीएस और यूसीआर। तो यूसीएस क्या थी दोस्तों, तेज आवाज थी, और यूसीआर इसका दोस्तों क्या था, एक तरह से रिस्पॉन्स था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो चूहा है, यानी कि एक तरह का दोस्तों ये एक तरह से अस्वाभाविक उद्दीपक है, इसके प्रति भी अल्बर्ट डरने लग गया। तो इस अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति यहाँ पर स्वाभाविक अनुक्रिया देखने को मिल गई। तो यानी कि क्या होगी, कंडीशनल हुई, और बेसिकली इसके मिलते जुलते जितने भी उद्दीपक थे यानी कि सफेद रंग से, सभी से दोस्तों ये जो अल्बर्ट है वो डरने लगा। तो ये क्या हो गया, उद्दीपन का सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन। ठीक, इस थ्योरी को दोस्तों आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसके सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, जो सीएस और यूसीएस का समय अंतराल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे संप्रते हैं जिनके बारे में दोस्तों बताया गया है कि जो कितना कितना समय अंतराल होना चाहिए ताकि जो आपका सीखना होगा वो अधिगम होगा, वो प्रभावी होगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो सीएस और यूसीएस, सीएस का मतलब है कि दोस्तों जो आपका जो कंडीशनल स्टिमुलस है और एक आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस है, उनके बीच का अंतराल कितना होना चाहिए। तो पावलोव के सिद्धांत में जो सीएस है अर्थात घंटी की आवाज़ और यूसीएस यानी भोजन, इसके बीच में समय अंतराल सीखने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। बेसिकली इन दोनों के बीच में आधे सेकंड का अंतर होना चाहिए। तो ये दोस्तों यहाँ पर प्रयोगों से हुआ है। अगर इनके बीच में ज़्यादा अंतर होगा तो भी फिर कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी। इसके बाद उद्दीपन सामान्यीकरण। उद्दीपन सामान्यीकरण जिसके बारे में दोस्तों मैंने बताया, सामान्यीकरण क्लासिकल अनुबंधन का दोस्तों एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। जब व्यक्ति एक खास यूसीएस यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते सभी अन्य उद्दीपनों के प्रति भी वैसे ही अनुक्रिया करता है। ठीक, तो इसे ही पावलोव ने उद्दीपन सामान्यीकरण की संज्ञा दी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लेना, यूसीएस नहीं होगा, सीएस होगा। तो जब व्यक्ति किसी खास अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना सीखता है तो उस उद्दीपन से मिलते जुलते सभी अन्य उद्दीपन के प्रति भी वैसे ही अनुक्रिया करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो अगर किसी काली चीज़ से डरता है तो वो काला कोट है, चाहे काली बिल्ली है, चाहे फिर आपका कोई भी काली चीज़ है, ब्लैक चीज़, उससे डरने लग जाता है। ऐसी जैसे अल्बर्ट था तो वो चूहे से डरने लगा, उसके अलावा हर वाइट चीज़ से, चाहे टेडी बियर हो, उस सब से वो डरने लगा। ठीक है, तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, उसको हम उद्दीपन सामान्यीकरण बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला है विभेद। अब जब हम दोस्तों विभेद की बात करते हैं यानी कि डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, तो ये दोस्तों बिल्कुल सामान्यीकरण के ठीक विपरीत की घटना है। ठीक विपरीत की घटना इन द सेंस में यह है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो सीखने वाला है वो विभेद करना सीख जाता है मूल उद्दीपन और उससे मिलते जुलते उद्दीपन से। ठीक है, मूल उद्दीपन जो कि ओरिजिनल उद्दीपन था जिसके प्रति आप रिस्पॉन्स कर रहे थे। अब होगा क्या कि जैसे जैसे सीखने के लिए दिए जाने वाले प्रयास की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा कि व्यक्ति मूल अनुबंधित उद्दीपन तथा अन्य सामान्य उद्दीपनों के बीच में अंतर या भेद कर लेता है, और इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, विभेद की संख्या बोली जाती है। ठीक है, अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे ये देखा गया कि भाई जब वो कुत्ते का दोस्तों जब प्रयोग किया गया था पावलोव के द्वारा, तो देखा गया कि जब घंटी की आवाज़ 900 एसटी या फिर 1100 एसटी पर थी तो उस पर वो अनुक्रिया नहीं कर रहा था। 1000 एसटी थी, 1000 एसटी अब देखा जाए तो हर्ज टन पे, तो हर्ज टोन पे ही बेसिकली क्या कर रहा था, वो अनुक्रिया कर रहा था। मतलब कि जब भी घंटी 1000 एसटी पर बजाई जाती तो फिर उसकी लार निकल जाती थी, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक है, घंटे और लार, इसके बीच में कंडीशनिंग हो रही थी। अब बार बार जब इस प्रयोग को किया गया और अन्य उद्दीपनों के संग किया गया तो हुआ क्या कि अब उसकी 1000 टी पे ही लार निकल रही थी, बाकी अगर देखा जाए तो 900 एसटी या फिर 1100 एसटी पर उसकी लार नहीं निकल रही थी। तो कारण क्या था, इसको विभेद की घटना बोली गई कि भैया अगर आप उस सीखने के लिए दिए जाने वाले प्रयासों की संख्या बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे जो व्यक्ति होगा वो मूल अनुबंधित उद्दीपन तथा अन्य सामान्य उद्दीपनों के बीच में जो स्पष्ट अंतर है उसको समझ जाता है या फिर विभेद को समझ जाता है। इसको हम विभेद बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आता है विलोप तथा स्वतः पुनर्लाभ। अब विलोप का क्या अर्थ है दोस्तों?
विलोप का अर्थ सिंपल सा ये है कि अगर पुनर्बलन या फिर स्वाभाविक उद्दीपन की अनुपस्थिति रहे और व्यक्ति को अनुबंधित अनुक्रिया बार बार की जाए तो ऐसे में इससे जो इसकी शक्ति है वो धीरे धीरे घटती जाती है और इसे ही विलोप की संज्ञा दी जाती है। यानी कि अगर आप किसी कुत्ते का अगर आपने घंटी और उसकी लार उसके बीच में कंडीशनिंग कर दी है तो अब अगर घंटी बजाते रहोगे और कुत्ते को भोजन नहीं दोगे तो एक बार घंटी, दो बार घंटी, तीन बार घंटी, 10-15 बार घंटी बजाओगे, लार निकलेगी। लेकिन बाद में ये देखा गया कि जब आप उसको भोजन दे ही नहीं रहे हो तो घंटी बजाने के बाद फिर उसकी लार नहीं निकलती है और इसको ही क्या बोला गया, विलोप की संज्ञा बोली गई। यानी कि आपने अगर कुछ समय बाद अगर उसको पुनर्बलन या फिर स्वाभाविक उद्दीपन नहीं दिया तो धीरे धीरे जो अनुबंधित अनुक्रिया है वो गायब हो जाती है, यानी कि लार का स्त्राव होना बंद हो गया। ठीक है। अब इसके बाद जब कोई सीखी गई अनुक्रिया का विलोप हो जाता है तो थोड़े समय बीतने के बाद यदि उस अनुक्रिया से संबंधित उद्दीपन को व्यक्ति के सामने पुनः दिया जाएगा तो व्यक्ति पुनः उस सीखी गई अनुक्रिया को आंशिक रूप से करता हुआ पाया जाता है। यानी कि जब कुत्ते की लार निकलनी बंद होगी, अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि दोबारा से जब घंटी बजाएगी तो देखा गया कि कुत्ते के आंशिक रूप से लार निकल रही थी। यानी कि कुछ दिन बाद जब कुत्ते के सामने घंटी बजाएगी तो पुनः उसमें आंशिक रूप से लार स्त्राव की अनुक्रिया हुई, तो जिसको स्वतः पुनर्लाभ की संज्ञा दी गई। यानी कि अब किसी अनुक्रिया का विलोप हो गया है लेकिन थोड़े समय के बाद दोबारा से अगर आप उस अनुक्रिया से संबंधित उद्दीपन को व्यक्ति के सामने पुनः देंगे तो पुनः दोस्तों वहां पर हल्का फुल्का आंशिक रूप से उस अनुक्रिया दिखाई देती है, वैसी अनुक्रिया दोबारा से दिखाई देती है जिसको कि पुनर्लाभ के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे पुनर्बलन। अब पुनर्बलन देखिए, क्लासिकल अनुबंधन में पुनर्बलन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पावलोव ने देखिए स्वयं पुनर्बलन शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसकी जगह पे दोस्तों उन्होंने स्वाभाविक उद्दीपन का प्रयोग किया, जैसे हम भोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्वाभाविक उद्दीपन भोजन है वही एक पुनर्बलन का एक उदाहरण है, क्योंकि जब उसको कुत्ते को दोस्तों जब भोजन मिल गया तो भोजन मिलने के बाद उसको एक तरह से अनुबंधन वहां पर देखने को मिला। तो स्वाभाविक उद्दीपन दोस्तों यहाँ पर क्या है, भोजन है, जो कि यहाँ पर उसका रेनफोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बेसिकली मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर कोई भी सीखने की परिस्थिति है, अगर उसमें आप स्वाभाविक उद्दीपन का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि उद्दीपन मतलब जो आपका कंडीशनिंग है उसका मतलब ही नहीं बनता, तो वहाँ पर सीखना हो ही नहीं पाएगा। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर पुनर्बलन या फिर यूसीएस है को अगर किसी तटस्थ उद्दीपन के संग बार बार उपस्थित नहीं किया जाएगा तो फिर ऐसे में सीखना नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो जब कुत्ता था तो कुत्ते को जब घंटी बजाई जा रही थी तो साथ साथ भोजन भी दिया जा रहा था, जिससे कि क्या हुआ कि घंटी और लार का कंडीशनिंग हो पाई। अगर खाली घंटी बजाते रहते तो कभी लार नहीं निकल पाती, है ना। तो खाली घंटी के संग संग भोजन भी दिया गया जिससे कि उसको पुनर्बलन मिलता रहा। तो वही क्या है, स्वाभाविक उद्दीपन है, जो कि इनकी नजर में पुनर्बलन। इसके बाद अगला है पुनरावृत्ति एवं समीपता। तो पुनरावृत्ति और समीपता का दोस्तों सिंपल सा अर्थ है रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन का दोस्तों बहुत महत्व है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत में, समीपता का भी महत्व है। तो इस तरह के अनुबंधन को स्थापित होने के लिए आवश्यक है कि दोस्तों जो सीएस है और यूसीएस है, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस, इनके बीच में दोस्तों क्या होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए। यानी कि इनके बीच का जो अंतराल है वो 0.5 सेकंड के आसपास होना चाहिए। साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, इन दोनों की पुनरावृत्ति भी कई प्रयासों तक होनी चाहिए, ताकि जो कंडीशनिंग है वो बनी रहे या स्थापित बनी रहे। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्किनर के सीखने के सिद्धांत के बारे में, यानी कि स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग। दोस्तों इसको क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी बोला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अनुबंधन की हम जब बात करते हैं तो उसको मनोवैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा है। एक होता है क्लासिकल अनुबंधन और एक होता है दोस्तों आपका साधनात्मक अनुबंधन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव दोस्तों आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग से जुड़े हुए हैं, जबकि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत आपने पढ़ा था और इसके अलावा जो स्किनर का जो सिद्धांत है दोस्तों वो साधनात्मक अनुबंधन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑपरेंट कंडीशन से दोस्तों ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम आपका थॉर्नडाइक और स्किनर का है। ठीक है, जो साधनात्मक अनुबंधन है या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन है, इसको दोस्तों हम ऑपरेंट कंडीशनिंग
के नाम से भी बोलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी दोस्तों इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को दोस्तों थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि स्किनर के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो बक्स है उसमें चूहे पर किया गया जो प्रयोग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसको दोस्तों बाद में इसके जो विद्यार्थी इन्होंने थे या स्टूडेंट थे, इन्होंने स्किनर बॉक्स नाम दिया था। तो बेसिकली दोस्तों आपका इसका जो प्रयोग है दोस्तों उसी तरह का है कि यहाँ पर स्किनर बॉक्स है, यहाँ पर क्या है कि जो चूहा है, चूहा को रखा गया और जब वो रखा तो उसने खूब उछल कूद मचाई। उसके बाद उसको जो ट्रे है, ट्रे पर दोस्तों उसने जब पाँव रखा तो फिर उसको क्या हुआ कि भोजन की यहाँ पर गोलियां देखने को मिली। बाद में क्या हुआ कि जब भी चूहा अंदर जाता तो वो सीधे ये लीवर दबा लेता और उसको भोजन मिल जाता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो इससे पहले हम बात करेंगे, जो हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ी थी पावलोव की। पावलोव में दोस्तों यहाँ पर जो कुत्ता था वो आपका बेसिकली क्या था, निष्क्रिय था, निष्क्रिय प्राणी की तरह काम कर रहा था, क्योंकि उसमें क्या था कि बस उसका वो बंधा हुआ था और जैसे भोजन उसको दिख रहा था तो लार उसके सामने आ जा रही थी। यानी कि बेसिकली वहाँ पर एक ऐसा उद्दीपक था जो कि स्पष्ट था, उसके सामने था, और लेकिन जो उसकी अनुक्रिया थी वो अनैच्छिक थी। बेसिकली वो लार बहाना नहीं चाहता था, लेकिन भोजन को देख के लार बाहर आ जाती। यहाँ पर क्या है कि जो स्किनर बॉक्स है इसके अंदर जो ये चूहा बंद है, तो अब यहाँ पर इसके सामने कुछ पता नहीं कि क्या उद्दीपन है, इसको पता नहीं है कि यहाँ पर बाहर भोजन रखा हुआ है, बस ये इधर उधर क्रिया कर रहा है। और जब ये क्रिया कर रहा है तो जब लीवर दब रहा है तो उसको भोजन मिल रहा है। तो अब यहाँ पर जो इसकी क्रिया है वो तो ऐच्छिक है, यानी कि ये दबाना चाहता है, लीवर को दबा रहा है। ठीक है, और बेसिकली जो इसके सामने जो उद्दीपन है वो अस्पष्ट है। तो ये यहाँ पर बेसिकली जो डिफरेंस है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग और जो हमने इससे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा, ये दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस है। तो देखिए शिक्षा के दृष्टिकोण से स्किनर द्वारा प्रतिपादित सीखने के सिद्धांत को दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो अनुक्रिया को दो भागों में बांटा है, एक होती है प्रतिवादी अनुक्रिया, एक होती है दोस्तों आपकी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया। प्रतिवादी अनुक्रिया दोस्तों वैसी अनुक्रिया होती है जिसमें एक स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है और जिसका जो स्वरूप होता है वो अनैच्छिक होता है, यानी कि इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, पावलोव के द्वारा दोस्तों जो कुत्ते पर भोजन देखकर लार का स्ताव आना एक प्रतिवादी अनुक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इसमें ऊपर के दोनों गुण हैं। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर कुत्ते के सामने स्पष्ट उद्दीपन है कि सामने उसके सामने भोजन आ रहा है और उसकी लार निकल रही है, तो प्रतिवादी अनुक्रिया का उदाहरण है। क्रिया प्रसूत अनुक्रिया वैसी अनुक्रिया है जिसमें एक अस्पष्ट उद्दीपन होगा और जिसके द्वारा जो अनुक्रिया उत्पन्न होगी उसका स्वरूप भी क्या होगा, ऐच्छिक होगा, यानी कि वॉलेंट्री होगा। ठीक, तो वॉलेंट्री होगा यहाँ पर स्वरूप, तो इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया बोलते हैं। अब यहाँ पर जो प्रतिवादी अनुक्रिया का जो अनुबंधन होता है उसके द्वारा सीखना को हम टाइप एस बोलते हैं। ठीक है, और क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के अनुबंधन को हम टाइप आर अनुबंधन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्किनर ने पुनर्बलन को दोस्तों काफी महत्वपूर्ण माना है और इनका यही मानना है कि किसी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया होने के बाद जब पुनर्बलन दिया जाता है तो उस अनुक्रिया को व्यक्ति बार बार करना चाहता है और उसे सीख लेता है। तो यहाँ पर पुनर्बलन को इनके द्वारा महत्वपूर्ण माना गया। तो देख लीजिए इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले पुनर्बलन। पुनर्बलन यानी कि वो उद्दीपन होता है जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावना को बढ़ाता है, यानी कि जिससे इंक्रीज होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स ऑकरिंग इन द फ्यूचर। ओके, इन्होंने पुनर्बलन को दो भागों में बांटा है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। पुरस्कार है, भोजन है, पानी है, ये सब धनात्मक पुनर्बलन के उदाहरण हैं। जबकि तीव्र रोशनी, तीव्र आवाज, बिजली का झटका, ये दंड, ये सब ऋणात्मक पुनर्बलन के उदाहरण हैं। अब जो स्किनर है इन्होंने दोस्तों धनात्मक पुनर्बलन को अपेक्षाकृत ज्यादा महत्व दिया है। इसके बाद आती है पुनर्बलन अनुसूची। पुनर्बलन अनुसूची यानी कि रेनफोर्समेंट शेड्यूल। बेसिकली दोस्तों ये एक तरह की ऐसी योजना होती है जिसमें ये उल्लेख दोस्तों होता है कि कितनी अनुक्रिया के बाद या कितने समय के बाद व्यक्ति को पुनर्बलन दिया जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है आंशिक पुनर्बलन और एक होता है विरामी सतत पुनर्बलन, यानी कि आंशिक या विरामी पुनर्बलन या फिर सतत पुनर्बलन। बेसिकली आंशिक या आंशिक पुनर्बलन या फिर विरामी पुनर्बलन में क्या होगा कि कुछ अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाएगा। ठीक है, बार बार पुनर्बलन नहीं दिया जाएगा। सतत में क्या होगा, हर अनुक्रिया के बाद
पुनर्बलन दिया जाएगा, यानी कि रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। आंशिक में क्या होगा, विरामी में क्या होगा कि कुछ अनुक्रियाओं के बाद पुनर्बलन दिया जाएगा, हर अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन नहीं दिया जाता। इसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, पुनर्बलन शेड्यूल बोला जाता है। ठीक है, तो आंशिक पुनर्बलन या विरामी पुनर्बलन में किसी अनुक्रिया के बाद रेनफोर्समेंट दिया जाता है और किसी अनुक्रिया के बाद रेनफोर्समेंट नहीं दिया जाता है, जबकि सतत पुनर्बलन में प्रत्येक अनुक्रिया के बाद रेनफोर्समेंट दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है अंतर्नोद। ठीक है, तो अंतर्नोद सीखने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता है और अंतर्नोद व्यक्ति की दोस्तों आंतरिक व्यवस्था होती है जो कि क्रिया प्रसूत अनुक्रिया करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है। ठीक है, जैसे भोजन पाने के लिए क्या लगती है, भूख लगती है। ठीक, तो ये दोस्तों क्या है, अंतर्नोद का उदाहरण है। ठीक, इसको हम ड्राइव के नाम से भी दोस्तों जानते हैं या फिर चालक भी दोस्तों इसको बोला जाता है। तो इसको समझेंगे कि यहाँ पर जो अंतर्नोद है वो क्या है, जो कि क्रिया प्रसूत करने के लिए व्यक्ति को क्या करता है, प्रेरित करता है, उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, अंतर्नोद यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज को समझना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है शेपिंग का। शेपिंग का अर्थ क्या है, शेपिंग का अर्थ यह है कि दोस्तों एक ऐसी विधि है जिसमें व्यक्ति का व्यवहार धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर को पुनर्बलन के आधार पर ले जाया जाता है। ठीक है, तो शेपिंग का मतलब यह है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के व्यवहार को धीरे धीरे किसी खास लक्ष्य की ओर को ले जा रहे हैं और कैसे, पुनर्बलन दे देंगे। ठीक है, इसको दोस्तों हम क्रमिक सन्निकटन की विधि भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। बेसिकली आप इसको इस तरह से समझिए जैसे कि स्किनर बॉक्स में दोस्तों जब एक चूहा था तो चूहा लीवर के पास एकदम से नहीं गया, पहले यहाँ पर दोस्तों क्या दिया, इसको गोली दी गई खाने की, फिर उसके बाद यहाँ दी गई, तो धीरे धीरे इसको क्या किया गया, यहाँ लीवर बॉक्स की ओर को ले जाएगा, फिर लीवर बॉक्स के ऊपर कुछ गोलियां रख दी, फिर उसके बाद जब उसने बॉक्स दबाया तो फिर उसको खाने की और गोलियां मिली। तो एक तरह से उसको शेपिंग की गई, आपने इस तरह से समझना है। ठीक, हम उसको लगातार क्या देते रह गए, पुनर्बलन देते गए, ताकि वो क्या हो कि एक निश्चित व्यवहार की ओर को चले जाए, या उसका जो व्यवहार है एक खास लक्ष्य की ओर को चला जाए। तो इसको कैसे दिया गया, विद द हेल्प ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, खाने की गोलियां उसको लगातार दी गई तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो लीवर को दबाने लग गया, तो उसको पता लग गया कि लीवर दबाने से मुझे क्या मिलेगा, खाना मिल जाएगा। ठीक है, अब मानव व्यवहार पर पुनर्बलन के अविवेचित प्रभाव को दिखाने के लिए जिस प्रविधि का प्रतिपादन किया गया है उसे स्किनर ने शाब्दिक अनुबंधन की संज्ञा दी है। ठीक है, यानी कि बेसिकली जो ऑटोमेटिक इफेक्ट्स को दिखाने के लिए इन्होंने शाब्दिक अनुबंधन की संज्ञा इसको दी है। अविचित प्रभाव का मतलब है ऑटोमेटिक प्रभाव या इफेक्ट। ठीक, तो मानव व्यवहार पर पुनर्बलन के अविचित प्रभाव को दिखाने के लिए जिस प्रविधि का इन्होंने प्रतिपादन किया स्किनर ने, उसको इन्होंने शाब्दिक अनुबंधन की संज्ञा दी है। ठीक है, मतलब इन्होंने सिंपली ये बोला कि जब मनुष्य के संग दोस्तों, जब भी हम शेपिंग प्रविधि में जब पुनर्बलन का जो प्रभाव होता है दोस्तों, हमेशा क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, तो इसको इन्होंने शाब्दिक अनुबंधन बोला है। तो दोस्तों ये थे आज के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत। आई होप कि दोस्तों ये आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और आपको एग्जाम में दोस्तों जरूर मदद करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।